बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न आपके सामने आएंगे और इस प्रश्न पत्र में आपके सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्न लिए गए हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर शुद्ध व सटीक बताए जाएंगे और वीडियो के अंत में कमेंट करके आप मेरे को बताएंगे कि आपके 30 में से कुल कितने प्रश्न सही हैं। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है। पियाजे के अनुसार जो नैतिक विकास है वो कौन सा इनमें से नहीं है। नैतिक अधिकार, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नैतिक अधिकार। दूसरे प्रश्न में पूछा है कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत ये उल्लेखित है कि किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा व किसी प्रकार का मानसिक उत्पीड़न है वो नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन में दे रखा है धारा 14, धारा 21, धारा 17 और धारा 12। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो धारा 17 है, वो होगा। अगले 3 नंबर प्रश्न में पूछा है कि नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं एक प्रतिभाशाली बालक में होती है। तो कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। अमूर्त व कठिन विषयों में अधिक रुचि, अत्यधिक सामाजिकता के गुण, स्वयंगात्मक रूप से स्तर, कार्यक्षमता एवं अध्ययन योग्यता अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको चयन करना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा इसमें 1 और जो 4 है, अमूर्त एवं कठिन विषयों में अधिक रुचि और कार्यक्षमता एवं अध्ययन में योग्यता अधिक, 1 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। शारीरिक एवं मानसिक और व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है। जिसमें शरीर, मानसिक और व्यक्तित्व तीनों की आधारशिला है वो एक अवस्था में पड़ती है बच्चे के अंतर्गत। तो वो कौन सी अवस्था है, तो इसका सही उत्तर है वो होगा बाल्यावस्था। अगले 5 नंबर प्रश्न में पूछा है कि थार्नडाइक के अधिगम के 5 गौण नियमों के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। थार्नडाइक ने कुल 8 नियम दिए थे, 5 गौण नियम और 3 मुख्य नियम। तो इसमें से 5 गौण नियमों के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, प्रभाव का नियम है वो थार्नडाइक का मुख्य नियम है। तो ये बाहर हो जाएगा इसमें। आगे 6 नंबर सवाल में पूछा है कि व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षेपण विधियों के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो व्यक्तित्व मापन की कुछ प्रेक्षेपण विधियां होती हैं, उनमें कौन सा विकल्प है वो सही है। तो बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT, चाइल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में 5 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण पाइन व टेंडर ने 1930 में किया। स्याही डब्बा परीक्षण के अंतर्गत 5 कार्ड पूर्णतः काले होते हैं और CAT परीक्षण में 10 चित्र जानवरों के होते हैं। इस प्रश्न में जो पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT में 3 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। बाकी सभी सवाल हैं वो सही है। 7वें नंबर के सवाल में पूछा है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत ब्रैकेट दिया है और आगे से भी जाना जाता है। तो अल्बर्ट बंडूरा का जो अधिगम सिद्धांत है उसका अन्य नाम पूछा है इसमें अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत और मौखिक अधिगम सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत हो जाएगा। आगे 8 नंबर के सवाल में पूछा है कि बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। ये परिभाषा किसने दी है कि बुद्धि है उसे पूर्व के जो अनुभव हैं उनसे लाभ उठाया जा सकता है। तो ये किसी व्यक्ति के द्वारा परिभाषा दी गई है। पूछा है इसमें है बंकिंघम, थार्नडाइक, अल्फ्रेड बिने और टर्मन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो थार्नडाइक हो जाएगा। एक बालक अपने शिक्षक की भूमिका स्वरूप बनने की कोशिश करता है। वह मनोविज्ञान की कौन सी रक्षा युक्ति का अनुसरण कर रहा है। प्रत्यावर्तन, मार्गांतरीकरण, तादात्म्यकरण और युक्तिकरण। तो एक बच्चा है जो अपने शिक्षक जैसी हरकतें करता है और उसी तरह बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो तादात्म्यकरण युक्ति है उसका उपयोग कर रहा है। फिर है 10वें नंबर सवाल में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के बारे में सत्य कथन। NCF दस्तावेज का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और संस्कृति से होता है। NCF 2005 में प्रस्ताव रखा गया है कि ज्ञान को विद्यालय तक सीमित रखा जाए, परीक्षा प्रणाली को अपेक्षाकृत लचीला नहीं बनाया जाए, शिक्षक लेखन को एक कला की तरह समझे न कि कार्यकौशल की तरह, और बालक की शिक्षा को पाठ्यक्रम केंद्रित ज़्यादा बनाया जाए। तो इसमें सिर्फ सत्य कथनों का चयन करना है हमारे को।
तो इस प्रश्न के अंतर्गत जो सत्य कथन है वो एक एनसीएफ दस्तावेज का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और संस्कृति से होता है। एक तो ये कूट सही है और एक 4 नंबर कूट है कि शिक्षक लेखन को एक कला की तरह समझे, न कि कार्यकौशल की तरह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। 1 और 4 ऑप्शन है वो सही है। बाकी 2 नंबर ऑप्शन है उसमें गलती ये है कि एनसीएफ 2005 में प्रस्ताव रखा गया है कि ज्ञान को विद्यालय तक ही सीमित नहीं बल्कि बाहरी ज्ञान से भी जोड़ा जाए। 3 नंबर पर जो कूट है उसमें बात दी गई है कि परीक्षा प्रणाली को अपेक्षाकृत लचीला नहीं बनाया जाए, जबकि परीक्षा प्रणाली को 2005 के एनसीएफ में लचीला बनाने के लिए कहा गया है। 5वें नंबर में है कि बालक की शिक्षा को पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज़्यादा बनाया जाए। बालक की शिक्षा को पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज़्यादा न बनाकर जो ज्ञान है उसको विस्तृत और अन्य क्षेत्रों से भी जोड़ा जाए। आगे 10 नंबर सवाल में दिया है कि एक बालक जिसकी शिक्षा उपलब्धि 85 से कम है पिछड़ा बालक कहलाता है। तो ये परिभाषा पूछी है कि ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये परिभाषा सिरिल बर्ट, एरिक्सन, कार्ल रोजर्स और फ्रेड स्केलर। तो इसमें सिरिल बर्ट के द्वारा ये परिभाषा है ये दी गई है। आगे के 12 नंबर सवाल में पूछा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई के बारे में असत्य कथन है। सीबीएसई के द्वारा शुरू की गई मूल्यांकन की सीसीई प्रणाली संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। सीसीई प्रणाली के अंतर्गत शैक्षिक उत्कृष्टता वाले नागरिकों का निर्माण करना है। आगे एफए की फुल फॉर्म पूछी है, उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट में बोर्ड स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है। और डी में पूछा है कि सीजीपीए का विस्तार, जो ग्रेडिंग पॉइंट होता है सीबीएसई स्कूलों के अंतर्गत, उसका विस्तार पूछा है। क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से असत्य कथन है वो कौन सा है। तो इसमें जो सी नंबर का ऑप्शन है एफ है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, उसमें बोर्ड स्तर पर मूल्यांकन नहीं बल्कि विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है। बाकी सभी ऑप्शन हैं वो इसके सही हैं। स्वयंगात्मक बुद्धि के विकास हेतु आवश्यक नहीं है। जो डेनियल गोलमैन के द्वारा स्वयंगात्मक बुद्धि दी गई थी उसके बारे में पूछा है कि उसके विकास हेतु क्या आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन में दे रखा है कि संज्ञानात्मक कौशल, मानसिक विकास, भावात्मक क्षेत्र की योग्यताएं और मार्गांतरीकरण एवं शोधन। तो इस 13 नंबर के प्रश्न में मार्गांतरीकरण व शोधन है। ऑप्शन नंबर 4 है, डी है, वो इस प्रश्न का गलत उत्तर है, यानी कि वो सही नहीं है। बाकी आगे के 14 नंबर के सवाल में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है। अधिगम प्रक्रिया है उसका तार्किक क्रम सही पूछा है कि एक ऐसा क्रम होना चाहिए ताकि एक लर्निंग की एक प्रोसेस बन जाए। तो इसमें जो सही प्रोसेस है वो होगी आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंतःक्रिया। कि अगर एक बच्चे को, यानी कि ऑप्शन नंबर है बी है, वो इसका सही उत्तर होगा कि एक बच्चे को आवश्यकता होगी तभी वो तत्पर होगा और तभी उसके सामने परिस्थिति आएगी, और जैसे ही उसके सामने परिस्थिति आती है वो अंतःक्रिया जरूर करेगा। 15 नंबर के सवाल में पूछा है कि कौन सा अभिप्रेरणा का बाह्य स्रोत है। अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो उसका एक बाह्य स्रोत है वो पूछा है। तो ऑप्शन ए में आवश्यकताएं, अंतर्निरोध, प्रोत्साहन और प्रशंसा, ये 4 ऑप्शनों के अंतर्गत दिए गए हैं। तो बाह्य स्रोत है वो ऑप्शन डी 15 में जो डी ऑप्शन है प्रशंसा है, ये बाह्य स्रोत हो जाएगा। आगे 16 नंबर के सवाल में दिया है कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कौन से कथन हैं वो कौन से कथन सत्य हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के तहत छात्रों को नकल करने की समस्या के समाधान को प्रमुखता नहीं दी जाती। विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार व विकास करना। विद्यालय के परंपरागत रूढ़िवादी और यांत्रिक वातावरण में सुधार क्रियात्मक अनुसंधान के तहत नहीं किया जाता है। छात्रों के निष्पत्ति स्तर में सुधार में क्रियात्मक अनुसंधान की कोई भूमिका नहीं होती और शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया सफल बनाने में स्टीफन एम कोरे का योगदान है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जो सत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर ए है, वो सही होगा, यानी कि 2 और 5 ये इनमें सही हैं। बाकी सभी असत्य कथन है। कि जैसे 1 नंबर में अशुद्धि ये है कि क्रियात्मक अनुसंधान के तहत छात्रों को नकल करने की समस्या के समाधान को प्रमुखता नहीं दी जाती है, प्रमुखता दी जाती है, ये इसका सही होगा। 3 नंबर के ऑप्शन में है कि विद्यालय के परंपरागत रूढ़िवादी तथा यांत्रिक वातावरण में सुधार क्रियात्मक अनुसंधान के तहत नहीं किया जाता, किया जाता है। फिर आगे 4 नंबर में है कि छात्रों के निष्पत्ति स्तर में सुधार में क्रियात्मक अनुसंधान की कोई भूमिका नहीं होती। तो छात्रों के निष्पत्ति स्तर में क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद में आगे 17 नंबर के सवाल में पूछा है
कि एक विद्यार्थी के समायोजन हेतु शिक्षक की भूमिका नहीं है, कि एक विद्यार्थी के समायोजन में शिक्षक अपनी क्या भूमिका है वो रख सकता है, उसके बारे में पूछा है। कि विद्यालय में नैतिक, धार्मिक तथा यौन विकास की शिक्षा हेतु उचित व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालय में सहयोग व मैत्रीपूर्ण वातावरण का सर्जन करना चाहिए। विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था एक शिक्षक को स्वयं को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए और विद्यार्थियों के द्वारा अच्छे कार्य करने पर उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। तो हमारे को ये बताना है कि उसमें शिक्षक की जो भूमिका है वो कौन सी नहीं है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसमें सही नहीं है, कि शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था एक शिक्षक को स्वयं को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, ये इसमें गलती है। एक शिक्षक को स्वयं को ध्यान में नहीं, बच्चे को या छात्र को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। बाकी इसके सभी ऑप्शन हैं वो सही हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, यानी कि एक बच्चे है उसकी IQ लेवल है वो 105 है। और उसके बाद में हमारे को पूछा है कि उसका वो कौन से IQ लेवल के अंतर्गत आएगा। प्रतिभाशाली, तीव्र, श्रेष्ठ और सामान्य औसत, क्षीण बुद्धि। तो वो बच्चा है वो सामान्य औसत के अंतर्गत माना जाएगा। 19 नंबर के सवाल में पूछा है कि कक्षा 5 का एक विद्यार्थी एक शिक्षक से पिटने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है, ये उदाहरण है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, अनुबंधित सिद्धांत का, गेस्टाल्ट सिद्धांत का और संज्ञानात्मक सिद्धांत का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अनुबंधित सिद्धांत का, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। 20 नंबर के सवाल में पूछा है कि नीचे दिए गए कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए। दो कॉलम दिए गए हैं एक साइड और दोनों कॉलमों को आपस में मिलान करना है। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरी साइड में मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं बांडुरा, थॉर्नडाइक, वर्दीमर कोप का व कोलर और IB पावलोव। तो इस कूट को यानी कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड से मिलान करना है। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत है वो बांडुरा के द्वारा दिया गया था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो वर्दीमर कोप का कोलर के द्वारा, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा और पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत है वो IB पावलोव के द्वारा दिया गया है। तो उसके बाद में आगे के सवाल है 21 नंबर के सवाल में पूछा है कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। जेम्स ड्रेवर, वुडवर्थ, JM रॉस, स्किनर। तो शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में उसका स्थानांतरण हो रहा है तो उसको वंशानुक्रम कहते हैं। ये परिभाषा जेम्स ड्रेवर के द्वारा दी गई है। 22 नंबर के सवाल में पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से जो सही है वह है कि जन्म के समय शिशु में सभी प्रकार के संवेग होते हैं। क्रियात्मक विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किशोरावस्था है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किशोरावस्था न होकर शेषावस्था है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत जो सबसे सटीक उत्तर है वो D ऑप्शन का सही है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किशोरावस्था न होकर शेषावस्था है, ये सही है। बाकी 3 ऊपर के गलत हैं और गलत उसमें क्या क्या हैं। A ऑप्शन में जन्म के समय शिशु में सभी प्रकार के संवेग नहीं होते हैं। इसमें जो भय है, हास्य है, यही 2 प्रकार के संवेग पाए जा सकते हैं। क्रियात्मक विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किशोरावस्था को न कहकर बाल्यावस्था को कहते हैं। 23 नंबर के सवाल में पूछा है कि सृजनात्मक बालक की विशेषताएं कौन सी हैं। सृजनशील व्यक्ति अधिक स्वतंत्र होते हैं। सृजनशील बालकों में मौलिकता होती है और सृजनशील बालकों में दूरदर्शिता और विवेकशीलता का अभाव होता है। तो इसमें एक सृजनशील बालक है उसकी विशेषताएं 1 और 2 हो जाएंगी कि सृजनशील व्यक्ति अधिक स्वतंत्र होते हैं और सृजनशील बालकों में मौलिकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही उत्तर होगा। आगे 24 नंबर के सवाल में पूछा है कि एक गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। वैधता, विभेदनशीलता, अमानवीकृत और वस्तुनिष्ठता। तो इस प्रश्न में गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत जो विशेषता नहीं आती है वो अमानवीकृत है, वो नहीं आएगा। व्यक्तियों के स्वभाव के आधार पर कप प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले और अधिक रुधिर वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण किसने किया। कि कप के आधार पर वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का, तो वो किसने किया है। हिप्पोक्रेट्स ने, केसमर ने, सेल्डन ने और जुंग ने। तो हिप्पोक्रेट्स है वो इसका सही उत्तर है। बालक के 26 नंबर के सवाल में पूछा है कि बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अहंकार, कुंठा, आकांक्षाएं, अपमानजनक परिस्थितियां, स्नायु रोगों से ग्रस्तता और संतुलित मानसिक विकास। तो इस प्रश्न के अंतर्गत ये जितनी भी जो विशेषताएं दी गई हैं ये सब की सब सही है। तो ये प्रश्न है
ये डिलीट के अंतर्गत आ जाएगा, डिलीट हो जाएगा ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन के अंतर्गत समायोजन के प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के कारक हैं वो इसके अंतर्गत है। 27 नंबर सवाल में निम्नलिखित बिंदुओं में से सही है। बाल अपराध का जनक कार्ल रोजर्स है। अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन है। जब सीखने की क्रिया की उन्नति पूर्णतः रुक जाती है तो उस स्थिति को सीखने में फटार कहा जाता है। और मेस्लो ने बी मोटिव की संख्या 14 बताई है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत जो सिर्फ एक ऑप्शन है वही सही है, सी नंबर का ऑप्शन है। जब सीखने की क्रिया की उन्नति और पूर्णतः रुक जाती है तो उस स्थिति को सीखने में फटार कहा जाता है। सीखने में फटार तभी आता है जब व्यक्ति का जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें बड़ी बाधा आ जाती है, तो उस स्थिति को सीखने में फटार कहा जाता है। जबकि पहले में ये ऑप्शन में बाल अपराध का जनक है वो सीजर लोम्ब्रोसो को कहा जाता है। बी ऑप्शन के अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रवर्तक मेस्लो हैं। और नीचे के ऑप्शन में गलती ये है, डी के ऑप्शन में, कि मेस्लो ने बी मोटिव की संख्या 14 न बताकर 18 बताई है। फिर आगे के सवाल को देखें। 28 नंबर के सवाल में अभिवृद्धि और विकास में मुख्य अंतर कौन सा नहीं है। अभिवृद्धि और विकास है उसमें एक अंतर है, वो इनमें से सही नहीं बताया है, वो हमारे को अलग करना है। अभिवृद्धि एक प्रकार का शारीरिक परिवर्तन है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन है। विकास का मात्रात्मक मापन संभव है, जबकि अभिवृद्धि का मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि एक असतत प्रक्रिया है, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास से अभिवृद्धि में कोई सहायता नहीं मिलती, लेकिन अभिवृद्धि से विकास में मदद मिलती है। तो इस ऑप्शन के अंतर्गत जो एक चीज़ विकास और अभिवृद्धि के बारे में सही नहीं है वो ऑप्शन बी में सही नहीं है। बी ऑप्शन के अंतर्गत विकास का मात्रात्मक मापन संभव है। मात्रात्मक मापन सिर्फ अभिवृद्धि का होता है, विकास का मापन है वो कभी हो नहीं सकता। तो ये ऑप्शन है इसका गलत हो जाए, बाकी सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सबके सब सही हैं। 29 नंबर के सवाल में पूछा है कि किंडरगार्टन शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। जो किंडर और गार्टन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें गार्टन शब्द का अर्थ है उद्यान, जबकि किंडर का अर्थ है विद्यालय, बालक, शिक्षक और शिक्षण। तो इस ऑप्शन के अंतर्गत जो बालक है उसको किंडर के नाम से जर्मन भाषा के अंतर्गत कहते हैं। 30 नंबर के सवाल में पूछा है कि नीचे दी गई अधिगम की परिभाषाओं में से जो सही है, जो सही परिभाषा जिस मनोवैज्ञानिक की नहीं है वह है। एक इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, सामने मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। तो एक परिभाषा है वो कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा नहीं दी गई है वो हमारे को पूछा है। आत्मज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है, ये स्किनर के बारे में बता रखा है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये स्किनर। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को अर्जित करना ही अधिगम है, ये परिभाषा वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। और व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन अधिगम है, ये गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत जो ए नंबर का ऑप्शन है, आत्मज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है, ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई परिभाषा है। बाकी नीचे की तीनों जो ऑप्शनों में परिभाषाएं दी गई हैं बी सी डी में सभी परिभाषाएं हैं वो सही हैं। तो आप के ये सभी 30% हो चुके हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके 30 में से कितने % सही हुए हैं। और इससे पहले भी अगर आपने मेरे जो वीडियो जारी किए गए थे रीड से संबंधित वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरे चैनल को आप चैनल को देखें, और चैनल पर जितने भी जो वीडियो दिए गए हैं उनको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और उनको हल करें। और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।